नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि संविधान ने जो हमको मौलिक कर्तव्य दिए हैं, उनकी संख्या कितनी है और वो कैसे लागू कराए जाते हैं, उनका क्या महत्व है संविधान में और भारतीय नागरिकों के लिए क्या महत्व है। तो आज के लेक्चर में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि संविधान की आधारभूत संरचना। इसका मतलब यह है कि पिछले जितने भी लेक्चर आए उसमें इसका कहीं ना कहीं जिक्र आया है कि संविधान और संसद के बीच में जब भी टकराहट हुई है तो ये बात हर बार बात आकर के टिकती है कि संविधान के संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है वो कहाँ तक है। तो यही वो प्रावधान है जो संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति पर लगाम लगाता है। तो ये प्रावधान जो है संविधान में आया कैसे, इस पर हम बात करने से पहले बात करते हैं कि आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, हम उनको पहले देख लेते हैं। तो उसमें क्या है, आज सबसे पहले हम देखते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 10 नवंबर 1848 में हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो आज ही के दिन 1925 में हुई थी। 6 अगस्त 1925 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जाने किस लिए जाते हैं, ये प्रमुख राष्ट्रवादी को उनकी पुण्यतिथि पर सत्सद नमन किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने अग्रणी राष्ट्रवादी यानी कि संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में इसकी स्थापना की थी और स्वदेशी आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखो, ये जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन वही महत्वपूर्ण संगठन है जिसने कांग्रेस से पहले के संगठन के रूप में सबसे लोगों को एकत्रित करने और अपनी आवाज़ को बुलंद करके जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके सामने रखने की बात की थी। तो ये कांग्रेस का अग्रगणी संगठन कहा जाता है। बाद में इसका विलय भी हो गया था कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस जब 1885 में गठित हुई उससे पहले ये काम कर रहा था कांग्रेस के अग्रणी संस्था के रूप में। फिर आज जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आज 6 अगस्त को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 508 रेलवे स्टेशनों को क्या कर रहे हैं, तो उनका नवीनीकरण कर रहे हैं। मतलब नए तरीके से उनके विकास की जो आधारशिला है उसका आज शिलान्यास हो रहा है। तो इसमें 508 में से 55 यूपी से भी लिए गए, तो 55 यूपी से, राजस्थान से 55 है और बिहार से हम देखते हैं 49। इस तरीके से हर राज्य से कुछ ना कुछ जो रेलवे स्टेशन है उनको लिया जा रहा है। आज आज से लेकर के अगले आने वाले कुछ समय में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इन स्टेशनों को क्या है तो आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। जैसे कि आप कभी भी एयरपोर्ट पर गए होंगे तो वहाँ जाकर के जो गुड फीलिंग होती है उस तरीके की फीलिंग देने की कोशिश की जाएगी आने वाले समय में इन स्टेशनों के नवीनीकरण के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम बात करते हैं आज के अपने जो लेक्चर है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो संविधान की संरचना है यानी कि आधारभूत संरचना है उसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 368 जो संविधान का अनुच्छेद 368 है उसके तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर, मतलब संसद जो है क्या करती है कि अनुच्छेद 368 के तहत हमने देखा कई बार संशोधन करने की कोशिश की मौलिक अधिकारों में। तो उसका क्या हो कि इसमें यानी कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती, इसको लेकर के विवाद संविधान लागू होने के 1 वर्ष बाद ही आ गया। नवी अनुसूची जब जोड़ी गई 1951 में तो उसको लेकर के विवाद आ गया कि इसमें कौन कौन से जैसे संपत्ति के अधिकार को लेकर के नवी अनुसूची में संपत्ति के अधिकार रखे गए थे और नवी अनुसूची को लेकर के ही 1951 में शंकरी प्रसाद का मामला आया। तो उसमें कहा गया कि शंकरी प्रसाद के मामले में 1951 में पहले संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दे दी गई। जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, उसी को चुनौती दे दी गई जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद की जो अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति भी निहित है। हमने बताया था पहला जो संविधान संशोधन से रिलेटेड मामला आया था तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की जो संविधान करने की शक्ति है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, उसको मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति के रूप में भी स्वीकार कर लिया है। फिर उसमें कहा कि अनुच्छेद 13 जो है विधि शब्द जो है के साथ सामान्य विधियां ही आती हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं आते। मतलब यह है कि संसद जो विधि बना करके काम करती है तो उसमें कहा गया कि संसद को ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को छीनती या कम करती हो। अनुच्छेद 13 ये बात कहता है, लेकिन इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ माना कि जो विधि शब्द है ये सामान्य विधियों से है, इसका मतलब संविधान संशोधन से नहीं है। तो जो पहला केस देखते हैं इसमें संसद का पलड़ा भारी रहा और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने संसद के पक्ष में निर्णय दे दिया। तो उसमें कहा इसीलिए संसद संशोधन अधिनियम पारित करके मौलिक अधिकारों में को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। तो इस तरीके का पहले जो केस आया उसमें सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन रहा। अब अगला मामला हम देखते हैं, लेकिन गोलकनाथ मामला आया 1967 में। इसमें हम क्या देखते हैं तो 1967 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले वाली जो स्थिति थी उसको बदल दी है। पहले वाली स्थिति क्या है कि संविधान में जो संसद संशोधन करती है वो वाली स्थिति को यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने बदल दिया है। क्या कहा है तो सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर यानी कि ट्रांसडेंटल और अपरिवर्तनीय इम्यूटेबल
अधिकार प्राप्त है, मतलब इनको बदला नहीं जा सकता है और अपरिवर्तनीय, मतलब इनके पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है, ना किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। तो यहाँ जो आज के समय की व्यवस्था है, उस व्यवस्था का जो हम प्रारंभिक रूप देखते हैं, गोलकनाथ बनाम जो मामला आया है 1966 में, उसमें हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय है, उसने संसद पर लगाम लगाते हुए मूल अधिकारों को वरीयता दी है कि संसद इसमें संशोधन ना तो कर सकती है, ना तो इनमें परिवर्तन कर सकती है। फिर 1971 में जो गोलकनाथ का मामला आया, तो 1971 में क्या किया, गोलकनाथ मामले की व्यवस्था की प्रतिक्रिया के स्वरूप संसद क्या किया, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने क्या किया, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर दिया। घोषित किया क्या कि 368 के अनुसार संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। मतलब सीधे सीधे इसमें व्यवस्था कर दी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सामान्य विधि और संविधान संशोधन को लेकर के बात कही थी कि जो संविधान संशोधन करती है वो सामान्य विधि के तहत नहीं आएगा। अब जब 1971 में 24वां संविधान संशोधन संसद ने किया, तो ये कर दिया कि जो हम प्रावधान करेंगे, अधिनियम बनाते हैं, वो सीधे 13(2) का जो अनुच्छेद 13 है उसका उल्लंघन में माना ही नहीं जाएगा, उसके अंतर्गत ही नहीं आएगा। वहाँ विधि और सारा सब छोड़ करके वो सीधे सीधे अनुच्छेद जो 13 मूल अधिकारों के संरक्षण की बात करता है, उसको सीधे बाईपास कर दिया गया। तो ये चीज़ हम देखते हैं 1971 में। फिर उसके बाद में जो संविधान में सबसे जो मील का पत्थर कहा जाता है, वो साबित हुआ कौन सा, तो 1973 में बताया था कि केरल का एक मठ था, वहाँ की ज़मीन को लेकर के विवाद हुआ और मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की बेंच बैठी, खंडपीठ, जो संवैधानिक खंडपीठ बैठी, और उसने मामले की सुनवाई करते हुए सबसे महत्वपूर्ण सुनाया, वो आता है आपका क्या, आधा जो संविधान की बेसिक संरचना का सिद्धांत आता है, वो यहीं पर आता है। तो इसमें आया कि केशवानंद भारती बनाम केरलवाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में क्या कहा, तो गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रतिदिष्ट यानी कि ओवररूल कर दिया। इसने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बहाल रखा, क्योंकि गोलकनाथ वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद कुछ भी न कम कर सकती है न ज़्यादा, मतलब संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन ही नहीं कर सकती। लेकिन अब उसको बदल दिया, कहा कि संविधान क्या, मतलब संसद जो है संविधान में संशोधन तो कर सकती है, और जो इसी 24वें में भी ये कहा गया था संशोधन कर सकती है, और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। तो ये भी व्यवस्था दे दी कि क्या है कि सीमित कर सकती है अथवा वापस ले सकती है। इसी के साथ सबसे जो भयंकर सिद्धांत दिया सर्वोच्च न्यायालय, वो था क्या, नया सिद्धांत दिया, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। मूल संरचना का सिद्धांत ये था कि संसद संशोधन कर सकती है, छीन सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो मौलिक संरचना का सिद्धांत है उसमें हेरफेर नहीं कर सकती है। और जो संविधान के यानी कि मूल अधिकारों के ऐसे प्रावधान थे, ज़्यादातर मौलिक संरचना के सिद्धांत के तहत आते हैं, उनमें कटौती नहीं कर सकती है। तो मतलब एक तरफ अधिकार दे दिया, दूसरी तरफ पाबंदी लगा दी। तो अधिकार तो है लेकिन पाबंदी इतनी है कि तुम उसको अधिकार को पा ही नहीं सकते हो। तो संसद की जो सीमित संशोधन की शक्ति है वो इसी सिद्धांत के तहत आती है। तो इसमें कहा कि मूल संरचना का सिद्धांत दिया, और कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते। तो इसमें कहा कि जो मूल संरचना है संविधान की, उसमें बदलने की शक्ति नहीं देते संसद को। तो इसी की प्रतिक्रिया में संसद ने क्या किया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित कर दिया। मतलब 1971 में एक अधिनियम लेकर आई, जिसके बाद 1973 में केशवानंद भारती वाद आया, 1976 में फिर से एक संशोधन अधिनियम लेके आई। उसके बाद में फिर क्या, तो इस अधिनियम में क्या किया गया, अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया गया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। विधायी की शक्तियों की मतलब संसद किसी भी अधिकार तक विधेयक ला सकती है और विधि बना सकती है, और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। मतलब संसद संविधान संशोधन करके जो भी विधि बनाती है उसको न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जाएगी। तो ये कहा गया सीधे सीधे कि न्यायपालिका के अधिकारों को बिल्कुल छीनने वाला ये कानून था। तो इसमें हम आगे देखते हैं क्या हुआ कि हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मतलब 1980 में फिर से एक मामला आया। इसमें क्या किया, तो इस प्रावधान में जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था, क्या कर दिया, तो उसको अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि मूल संरचना का भाग है। यानी कि न्यायिक समीक्षा वाला जो सिद्धांत है वो मूल संरचना का भाग है। अब मूल संरचना के लिए कहा गया है 1973 में ही संविधान जो सर्वोच्च न्यायालय उसने घोषित कर दिया था कि संसद ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर सकती जो मूल संरचना के सिद्धांत को लांघता हो या उसको कम करता हो। तो सीधे सीधे आ गया कि, और उसके तहत माना कि न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का सिद्धांत है, तो इस वजह से इसको मना कर दिया गया। इसके आधार पर न्यायालय ने क्या व्यवस्था दी,
चूंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधन, तो संसद के पास कौन सी है, सीमित संशोधन की शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। हमने देखा था 42वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने इसको चरम सीमा तक बढ़ा दिया था कि न्यायपालिका को बिल्कुल दरकिनार कर दिया था। शक्ति वास्तव में संसद को सीमित संशोधन की शक्ति जो है वो कहाँ, तो संविधान की मूल संरचना का ही भाग है। अब इसको भी मूल संरचना का भाग मान लिया गया कि संसद में जो संसद है, संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है वो मूल संरचना का ही भाग है। तो भाग इसलिए संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती है। मतलब ये कहा गया कि उस शक्ति को ना ही संसद कम कर सकती है और ना ही बहुत विस्तारित कर सकती कि किसी भी प्रावधान को वो बदल दे। इसमें मूल संरचना के सिद्धांत को भी लागू करने की बात कही गई कि मूल संरचना का सिद्धांत लागू होगा। फिर पुनः वामनवाद 1981 में मामला आया। वामनवाद के मामले में क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना का जो सिद्धांत है को मानते हुए स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद वाद के फैसले के बाद अधिनियमित संविधान संशोधन ऊपर लागू होगा। मतलब यह है कि जो मूल संरचना का सिद्धांत है 1973 में 24 अप्रैल 1973 के बाद ये जितने कानून बनेंगे उन सब पर लागू होगा। उसके पहले से कई ऐसे भूमि सुधार के कानून थे, उन पर लागू नहीं किया गया था। तो जिस दिन फैसला आया था हमने बताया कि भूतलक्षी विधान नहीं बनाया जाएगा, तो उसी प्रक्रिया को आप मानिए कि 1973 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया उसी समय से इसको मान लिया गया कि तब से लागू होगा। ठीक है, तो अब मूल संरचना के सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मूल संरचना के सिद्धांत के तहत आते हैं, जिन पर न्यायालय संसद के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले आता है कि विभिन्न फैसलों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आधारभूत संरचना के सिद्धांत दिए। पहला कौन है, तो संविधान की सर्वोच्चता। तो हम देखते हैं जो सबसे ऊपर कौन सा है, संविधान है भारत का। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की तो जो बात करते हैं वो संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने की बात की गई है। फिर भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक जो प्रकृति है वो कौन सी है, मूल संरचना के सिद्धांत। मतलब कि सार्वभौमिक एडल्ट फ्रेंचाइजी इसको बोलते हैं। लोकतांत्रिक मतलब कि 18 साल के अगर आप हो गए तो वोट देने का जो अधिकार है उसके आधार पर जो लोकतंत्र बन करके आएगा वो जो प्रणाली है। और उसके गणराज्य में तो कि जो भारत का राष्ट्र प्रमुख होगा वो वंशानुगत होकर के जनता द्वारा चुना जाएगा। फिर संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, मतलब जो हम कहते हैं कि ये भारत को ये राज्य बनाएंगे वो राज्य बनाएंगे, तो जब तक भारत में संविधान है वो ऐसा कुछ संभव नहीं है। इसकी वजह यही है कि भारत का जो संविधान है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन। हमने बताया था जब जहाँ पर संघीय व्यवस्था होती है वहाँ क्या है, तो शक्तियों का विभाजन किया जाता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच, क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम कर सके, इस वजह से ऐसा प्रावधान किया जाता है। फिर देखते हैं कि संविधान का जो संघीय स्वरूप है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो भारत का स्वरूप ऐसा है संघीय, क्यों, भारत राज्यों का संघ है तो संघीय स्वरूप है। उसमें कहा गया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी अक्षुण्ण रखने का जो प्रयास है वो भी वाले जो जितने भी प्रावधान आते हैं, क्योंकि देश की जो राष्ट्रीय एकता है उसको बनाए रखना भी जरूरी है, अखंडता को भी बनाए रखना जरूरी। तो ऐसे वाले प्रावधानों में भी संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है। फिर आगे देखते हैं तो क्या आता है कि जो कल्याणकारी राज्य यानी कि सामाजिक आर्थिक न्याय की बात हमने डीपीएसपी जो पूरा पढ़ा था, तो जो राज्य को कल्याणकारी राज्य की घोषणा करते हैं तो सामाजिक आर्थिक न्याय की जो बात करते हैं वो वाले जो प्रावधान है। फिर न्यायिक समीक्षा यानी कि जो न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत है उसी के तहत न्यायिक समीक्षा आती है कि न्यायालय क्या करती है, ऐसे मामले जो संविधान के समक्ष चुनौती पेश करते हैं तो उनको क्या करती है, अवैध घोषित कर सकती है अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, फिर वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, यानी कि हम मूल अधिकार वाला पोर्शन देखते हैं जिसमें व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने और स्वतंत्रता के साथ रहने का अधिकार दिया गया है, उसको भी शामिल किया गया है। फिर संसदीय शासन प्रणाली, भारत में कैसी प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है। संविधान संशोधन की संसद की जो सीमित शक्ति है और शक्ति का कानून संविधान में, मतलब जब कहा गया ना कि संविधान में संशोधन करने की जो संसद की सीमित शक्ति है उसको भी इसी के तहत माना गया। फिर कहा कि शक्ति कानून का शासन यानी कि जो विधि के शासन मतलब कि भारत में कोई कानून जो होगा वो किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया जाएगा, वो भारत की संसद या विधानमंडल पास करेगी तो जहाँ जैसी जिसकी स्थिति होगी वहाँ वैसा वो कानून लागू होगा, तो उसको कानून संसद या विधानमंडल द्वारा ही बनाया जाएगा, ये बात कही गई है।
मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक तथा सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन। इसमें कहा गया है कि हमने बताया था राज्य के लिए जरूरी है नीति निर्देशक तत्व और व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है मौलिक सिद्धांत। तो मौलिक अधिकार हैं व्यक्तित्व के यानी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करते हैं, और जबकि राज्य यानी कि समाज के विकास के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। फिर कहा गया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, इसलिए क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो उसमें ज़रूरी है कि जो चुनाव हो वो निष्पक्ष तरीके से हो और स्वतंत्र रूप से हो, इसीलिए अलग से निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है और बहुत सारे विजिलेंस काम करते हैं इसके लिए। फिर न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मतलब है कि व्यक्ति को जितने भी लोग हैं भारत के उनकी न्याय तक प्रभावकारी पहुंच हो, सुव्यवस्थित रूप से न्याय प्राप्त हो सके, टाइमबद्ध यानी कि समयबद्ध न्याय प्राप्त हो सके, इसकी भी व्यवस्था मूल संरचना के सिद्धांत के तहत आती है। कहा है फिर मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत और सार तत्व, मतलब कि है कि मौलिक अधिकारों के जो आधारभूत सिद्धांत हैं यानी कि मौलिक अधिकारों की जो सार है, सार मतलब कि जो मौलिक अधिकार के मेन फीचर हैं उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात कही गई है। इसी आधार पर कहा गया अनुच्छेद 32 क्या कहता है, तो मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो देता है मूल अधिकार के तहत, वो अनुच्छेद 136 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 142 कहता है पूर्ण न्याय दिलाने का जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है कि मतलब किसी भी मामले में अगर लग रहा है सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ सही से डिसीजन नहीं हुआ है तो वहाँ अपनी तरफ से वो प्रावधान कर सकती है, ये वाला अधिकार दिया है। अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ दी है। फिर अनुच्छेद 226 और 227 के तहत कहा गया कि उच्च न्यायालय को प्राप्त, तो 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी मामले को हमने बताया था मूल अधिकार के साथ साथ वो अन्य मामलों को भी सुनवाई कर सकता है। तो जो ये वाले प्रावधान है ये बेसिक संरचना के सिद्धांत के तहत है। और भी कई प्रावधान है लेकिन जो हमको जरूरी लगे वो हमने यहाँ पर बता दिए। कई क्वेश्चन में भी ये मतलब सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत मौलिक संरचना के तहत आते हैं, तो ये वाली बात हमने यहाँ की। अब ये इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है। तो आगे अब हमारा जो पोर्शन आएगा वो आएगा संघीय जो शासन प्रणाली है, यानी कि संघ सरकार जो है उसके तहत कार्यपालिका हो गई, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, फिर संसद वाला पोर्शन आ जाएगा। संसद के बाद फिर महान्यायवादी आएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, जितनी भी और सारी चीज़ें हैं वो सारी धीरे धीरे हम करके आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, यहीं तक आज का लेक्चर ये यहीं तक था। चलो रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।